हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आपको पता है कि हम जॉन गाल्सवर्दी के प्लेस पढ़ रहे हैं। कुछ प्ले इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने पढ़े हैं, तो पढ़ने भी चाहिए आपको। अगर आपने नहीं पढ़े हैं अब तक तो प्लीज़ पढ़ लीजिए चैनल पे जाके। और आज हम नॉवल स्टार्ट कर रहे हैं जो काफ़ी फेवरेट नॉवल है। और नॉवल क्या, द फोर्साइट सागा। ये एक ट्रायलॉजी है। इसमें 3 नॉवल हैं और 2 इंटरल्यूड हैं। उसके साथ 5 पार्ट हैं इसके, और उसके साथ ये पूरा क्रॉनिकल है द फोर्साइट सागा, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1932 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ये पढ़ना। इसकी स्टोरी आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। आप लास्ट तक इस सीरीज़ में बने रहिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगी। वैसे हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए भी, कुछ कई सारे पार्ट्स हैं इसमें, बट मैं सोच रही हूँ कि एक ही साथ ही इनको कवर करूँ ताकि आपको सारी कहानी एक साथ समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, और अच्छे से गाइस लास्ट तक पढ़िएगा। और अगर नए हैं चैनल पे आप मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। और लाइक और कमेंट भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करें। द फोर्साइट सागा सीक्वेंस ऑफ 3 नॉवेल्स। ये 3 नॉवेल्स का सीक्वेंस है, लिंक्ड बाय 2 इंटरल्यूड्स, जिसके साथ 2 इंटरल्यूड भी हैं बाय जॉन गाल्सवर्दी। द सागा क्रॉनिकल्स द लिव्स ऑफ 3 जनरेशंस। ये 3 पीढ़ियों की बात करता है। इसमें 3 जनरेशंस आपको देखने को मिलेंगी ऑफ अ मनीड मिडिल क्लास इंग्लिश फैमिली, है ना। अपर मिडिल क्लास है ये, तो काफ़ी इनका रहन सहन बेहतर है औरों से। एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, एज पब्लिश्ड इन 1922, है ना। ये 1922 में इसको पब्लिश कराया गया था द फोर्साइट सागा को। द फोर्साइट सागा कंसिस्टेड ऑफ द नॉवल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो ये 1906 से शुरू होकर के इसके बीच में जो भी नॉवेल्स या इंटरल्यूड्स आए हैं उन्हीं को कलेक्ट करके इन्होंने एक क्रॉनिकल बनाया था। सबसे पहले मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, द इंटरल्यूड आया। इसके बाद द शॉर्ट स्टोरी इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट 1918 में आया। इसके बाद फिर से एक नॉवल आया इन चांसरी 1920 में, और द इंटरल्यूड आया इसके बाद अवेकनिंग 1920 में, और लास्ट नॉवल रहा इनका टू लेट 1921 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। इसकी क्या कहानी है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रोबेबली द बेस्ट ऑफ द स्कोर ऑफ नॉवेल्स, है ना। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे किसी को प्रॉस्पेरिटी मिली है तो वो मैन ऑफ प्रॉपर्टी को, और इसी के बलबूते पर यहाँ पर इन्हें ये नोबेल प्राइज़ भी मिला था। It was published in 1906 as a stand-alone book, but later expanded into a trilogy. बाद में एक ट्रायलॉजी में कन्वर्ट हो गया। पहले तो ये द मैन ऑफ प्रॉपर्टी केवल एक नॉवल के रूप में छपा था 1906 में, लेकिन बाद में एक ट्रायलॉजी बनी। द सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट्स कलेक्टिवली एंटाइटल्ड द फोर्साइट सागा, और 3 सारी चीज़ मिलकर के इसको फोर्साइट सागा कहा गया। were greeted with worldwide acclaim and lead to the Nobel Prize for Mr. Galsworthy in 1932, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ओपन्स इन जून 1806 में ये शुरू होता है एट द गैदरिंग ऑफ द फोर्साइट क्लैन। फोर्साइट क्लैन में एक गैदरिंग है एट द होम ऑफ ओल्ड जोलियन। कहाँ पर? ओल्ड जोलियन के होम में। टू सेलिब्रेट द इंगेजमेंट। वैसे तो ये 6 ब्रदर थे ओल्ड जोलियन, बट यहाँ पे जो कहानी है वो ओल्ड जोलियन और उसका एक जो छोटा ब्रदर था जेम्स फोर्साइट, उसकी स्टोरी यहाँ पे चलती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? टू सेलिब्रेट द इंगेजमेंट ऑफ हिज ग्रैंड डॉटर, उसकी ग्रैंड डॉटर की इंगेजमेंट है जून, जिसका नाम है चाइल्ड ऑफ अ यंग जोलियन। और ये किसकी बेटी है? ओल्ड जोलियन के बेटे यंग जोलियन की बेटी है। टू द आर्किटेक्ट फिलिप बॉसनी। किससे हो रही है? आर्किटेक्ट फिलिप बॉसनी से। कैरेक्टर के नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना। एन आउटसाइडर टू द क्लैन। ओल्ड जोलियंस नेफ्यू सोम्स। ओल्ड जोलियन का जो भाई अभी मैंने आपको बताया जेम्स फोर्साइट था, और उसका बेटा है सोम्स फोर्साइट। इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। जो यहाँ पे मैन ऑफ प्रॉपर्टी है ना, वो सोम्स ही है। द 31 ईयर ओल्ड सक्सेसफुल नोटरी। ये एक लॉयर है, 31 इसकी उम्र है। इज़ द परफेक्ट फोर्साइट। ये एक परफेक्ट फोर्साइट है। ही इज़ वेल्दी है, स्लेंडर है, पेल है, रेदर बेल्ट है, और स्ट्रॉन्ग चिन है, एंड ऑलवेज इम्पैकेबली ड्रेस्ड, और हमेशा अच्छे से वेल ड्रेस्ड रहता है, अच्छे से पहने रखता है। मोर ओवर ही हैज़ आफ्टर सेवरल वेन अटेम्प्ट्स मैरीड अ ग्रेट ब्यूटी। काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद इसको एक सुंदर लड़की मिल जाती है आयरिन नाम की, whom he considers as much his property as his stocks and bonds, and the paintings he collects and sometimes sell at great profit.
और लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी वाइफ है ये बेचारी गरीब है और ये इसको कैसे ट्रीट करता है, जैसे कि ये इसका कोई सामान है ना, इसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी तरह इसको ये बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर इसके साथ रखता है। मतलब इसको प्यार तो बहुत दिखाता है, इसको चीज़ें ला के दे देगा, इसको खुश रखने की कोशिश करेगा, बट जो एक लेडी को चाहिए वो इसके पास नहीं है ना। आयरन वॉज ओनली 22, ये केवल 22 साल की थी मैरिज के समय। द डॉटर ऑफ अ पुअर विडोव्ड प्रोफेसर, ये बेचारे विडोव्ड प्रोफेसर की बेटी थी। एंड शी वॉज क्वाइट इनकम्पैटिबल विद हर स्टेप मदर, और इसकी एक स्टेप मदर थी जिसने कहा कि ये अच्छा लड़का है और तुम इससे शादी कर लो। सी डिड नॉट लव सोम्स, वो लव सोम्स को कुछ समय बाद ही उसको ये रियलाइज़ होता है कि वो सोम्स से प्यार नहीं करती है, बट ये ब्लैड डिशमेंट्स पार्टली आउट ऑफ अ नीड ऑफ फॉर सिक्योरिटी, लेकिन उसको पता है कि उसकी कंडीशन ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए सोम्स के साथ रहती है। नाउ सोम्स इज सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज वाइफ्स कोल्डनेस, लेकिन यहाँ पर जो सोम्स है वो काफ़ी सेक्सुअली रेपेलेंट है। सेक्सुअली रेपेलेंट से मतलब होता है सेक्सुअली घिनौना, है ना, व्यक्ति है, उसको सेक्स बहुत ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि वो काफ़ी कोल्ड है, प्यार वो करती नहीं है इससे, है ना। तो ही फाइंड्स ही कैन नॉट फुल्ली पोजेसेस हर, उसको लगता है कि वो पूर्ण तरीके से उससे उस पर अधिकार नहीं जमा सकता है, नहीं जमा पाया है अब तक। एज इफ़ टू प्लेस हर लाइक अ ज्वेल इन सुपर बाई एक्सपेंसिव सेटिंग, ही कमीशंस बॉसनी टू बिल्ड हिम, काफ़ी उसको गहने वगैरह भी देता है, बट वो खुश नहीं होती इन चीज़ों से। तो वो क्या करता है, उसको खुश करने के लिए ही कमीशंस बॉसनी जो यहाँ पे जिसकी जून से एंगेजमेंट हुई है, ये एक क्या है, एक आर्किटेक्ट है, तो ये रॉबिन हिल में एक मेंशन बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट उसको देता है। आयरन एंड द आर्किटेक्ट फॉल इन लव एंड बिगन एन अफेयर। यहाँ पे होता क्या है, आयरन परेशान तो है ही सोम्स से, तो ये एक दिन घर देख के आती है, साइड पे जाती है कि देखते हैं कैसा घर बन रहा है वहाँ पे, तो वहाँ इसको बॉसनी मिलता है और बॉसनी और इसके बीच जो है प्रेम हो जाता है, अफेयर इनका स्टार्ट हो जाता है। सी डिनाइज हरसेल्फ टू सोम्स, और ये सोम्स के साथ रहने के लिए वो मना कर देती है। हु यर्न्स फॉर हर ऑल द मोर, कन्विंस्ड दैट बॉसनी इन हिज वाइफ्स लवर, जब उसको ये बात थोड़ा डाउट होता है कि बॉसनी उसकी वाइफ का लवर है सोम्स को, तो डिसाइड करता है टू टेक रिवेंज इन अ मटेरियल वे, वो उससे मटेरियल वे में रिवेंज लेने की अपनी डिसाइड करता है। बाय बैंकरप्टिंग द आर्किटेक्ट फॉर एक्सीडिंग इंस्ट्रक्शंस, और उसको ये कहता है बाद में, उस पर मुकदमा कर देता है कि तुमने जो मतलब जितना खर्च आना चाहिए था यहाँ पर मेंशन बनाने में उतना खर्च आया नहीं है, तुमने बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे मुझे लगा दिया है, तो इस चीज़ के लिए वो उस पर मुकदमा कर देता है। ईटन alive by his jealousy and sexual longing for the dark-eyed blonde woman whom he believes he owns, जिस गर्ल को, जिस लड़की को अपनी पत्नी को अपना मानता था, अपनी प्रॉपर्टी मानता था, अब उससे दूर हो गई उसकी वजह से, तो काफ़ी जेलसी उसके माइंड में इसके लिए है, बॉसनी के लिए। सोम्स वन नाइट मेक्स हिज वे इनटू हर रूम, एक दिन सोम्स उसके रूम में जाता है, नव यूजुअली लॉक टू हिम, जैसे कि उसको लॉक करके रखता है अपनी पत्नी को, बट एक्सीडेंटली लेफ्ट ओपन, लेकिन वो वहाँ पे खुल जाती है, उसके रूम में जाता है, उसका रेप करता है, तो वो वहाँ से किसी तरीके से बच के भाग जाती है, लेफ्ट ओपन एंड वो खुला रह जाता है दरवाज़ा, एंड फोर्सेस हिमसेल्फ ऑन आयरन, ही क्लेम्स हिज प्रॉपर्टी, है ना। तो नाउ कन्विंस्ड दैट शी कैन नॉट स्टे विद सोम्स, अब उसको ये लगता है कि वो सोम्स के साथ नहीं रह पाएगी, तो आयरन टेल्स बॉसनी, आयरन बॉसनी के पास जाती है और यहाँ पर उसको सारी बातें बताती है कि इस प्रकार से मेरे साथ रेप भी किया है, ज़बरदस्ती होती है, तो सब कुछ जो भी हुआ उसको बताती है। द आर्किटेक्ट इज शॉक्ड, आर्किटेक्ट को ये बात बहुत शॉकिंग लगती है, स्टन लगती है और बहुत ही उसको डरावना फील होता है। वॉन्डरिंग इन अ लंडन फॉग, तो तभी वो बहुत स्ट्रेस्ड होता है इस बात से। वॉन्डरिंग इन लंडन फॉग, तो लंदन में जैसे वो जा रहा होता है, फॉग था, धुंध थी, ही इज़ रन ओवर एंड किल्ड, तो वो रास्ते पे जा रहा था, तभी उसको जो है मरवा दिया जाता है या फिर मर जाता है, पता नहीं क्या सिचुएशन रही होगी, तो वो मर जाता है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है उसका। तो आयरन रिटर्न्स टू सोम्स, तो ये सब हो जाता है जब, तो आयरन सोम्स के पास आ जाती है बेचारी एंड कहती है जैसे कि कोई एनिमल, वाउंडेड एनिमल, डेथ से डरा हुआ कोई वाउंडेड एनिमल वापस आ जाता है, इस टाइप से। यंग जॉलियन, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, बॉसनी मर गया जिससे वो प्यार करने लगी थी, और अब क्या रास्ता था उसके पास, गरीब थी, तो आ जाती है वापस उसी के पास। यंग जॉलियन, जो ओल्ड जॉलियन का बेटा था, ओल्ड जॉलियन सन, फॉन्ड ऑफ आयरन, तो होता क्या है गाइज, वो भी उसको पसंद करने लगता है, फॉन्ड ऑफ आयरन, हैज़ कम टू सॉलिस हर बट सोम्स स्लैम्स द डोर इन हिज फेस एट द नॉवेल्स एंड,
तो यहाँ पे नॉवल में कुछ एंड इस प्रकार से होता है। होता क्या है कि जो ये यंग जोलियन है ना, मैं थोड़ी स्टोरी आपको बता देती हूँ। यंग जोलियन क्या है, ये ओल्ड जोलियन का बेटा है। ये एक पेंटर है, आर्टिस्ट है, तो ये काफ़ी पेंटिंग आर्टिस्ट वगैरह करता है। तो इसके बाद ये क्या होता है, जब जून छोटी होती है तभी एक लेडी गवर्नेंस के साथ भाग जाता है। तो उससे इसके 2 बेटे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, होली एंड जोली। ठीक है, जोली तो बाई डिसीज़ किसी भी बीमारी के कारण मर जाता है, बट होली रहता है वहाँ पे उस टाइम पे। तो होता क्या है, ये जो ओल्ड जोलियन है, तो जून भी बेचारी परेशान है। ये सोचता है कि चलो मैं इस अपनी पोती को लेकर के चलता हूँ कहीं पर, है ना। यहाँ पर ये परेशानी रहेगी इन चीज़ों से, क्योंकि बॉस नहीं मर चुका था, काफ़ी स्ट्रेस्ड थी वो। तो ये जो ओल्ड जोलियन था, इसने कहीं जाने का प्लान बनाता है, ये उसको अपनी पोती को लेकर के, और ये अपने बेटे को भी याद करता है। बेटे को कहता है कि यार अपना ही बेटा है, अगर भाग भी गया तो चलो मैं उसको बुला लेता हूँ। तो ये पत्र वगैरह लिख करके उसको बुला लेता है। उसकी दूसरी वाइफ भी मर जाती है। दिक्कत ये है, यंग जोलियन की दूसरी वाइफ भी मर जाती है। अब वो विडोवर है वो भी। तो वो क्या करता है, वो आयरिन और उसके बीच वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। अब बात आती है, यहाँ पे ये नॉवल एंड हो जाता है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। अब आती है बात इन इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। ये एक इंटरल्यूड है। इन इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, द इंटरल्यूड और नोवेला दैट कम्स बिटवीन द फर्स्ट 2 नॉवेल्स, जो 2 नॉवेल्स के बीच में होता है। देयर इज़ अ टाइम ऑफ फीलिंग फ्रॉम द वायलेंट एंड डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स, जहाँ पे जो भी डिस्ट्रेस या वायलेटिंग इवेंट्स स्ट्रक्ट हुई हैं द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स पाने के लिए, हीलिंग के लिए ये यहाँ पे इंटरल्यूड दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है, ओल्ड जोलियन, वन ऑफ द पैट्रिशियंस ऑफ द फैमिली, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है फैमिली का, हैज़ फाउंड हिमसेल्फ विद डिस्ट्रेसिंगली अनफोरसाइटली थॉट्स ऑफ लेट एंड हैज़ डिसाइडेड टू रिकंसील विद हिज सन। और वो चाहता है कि वो अपने बेटे को जो भागा हुआ है उसको बुला ले। परेशान होता है क्योंकि वो भी। तो यंग जोलियन द रेजिनेट एंड पेंटर था वो। ओवर वन लॉन्ग लवली समर व्हेन यंग जोलियन इज एब्सेंट इन यूरोप, जब यंग जोलियन यूरोप से आ जाता है तो ओल्ड जोलियन गेट्स टू नो आयरिन, तो ओल्ड जोलियन आयरिन के बारे में भी जानता है। द सेपरेटेड वाइफ ऑफ सोम्स फोरसाइट। तभी क्या होता है, ये जो आयरिन है ये सोम्स को छोड़ देती है परमानेंटली कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, अब काफ़ी बैड बिहेवियर तुम्हारा है। तो ही ड्रिंक्स इन हर ब्यूटी, तो जो ही ड्रिंक्स इन हर ब्यूटी and in return tries to give her small pleasures, the opera, the dinners, wine she will appreciate and whether protection he can afford her। तो ये क्या करती है, ये वहाँ पे जाती रहती है ओल्ड जोलियन से मिलने के लिए, तो उसकी प्रशंसा करती रहती है, उसको थोड़ा रिलीफ महसूस कराती है, उसको खाने पीने का उसका थोड़ा ध्यान रख लेती है। तो कई बार ये जाती रहती है, तो इन चीज़ों से वो ओल्ड जोलियन जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है इससे, क्योंकि बूढ़ा आदमी है, कोई उसका थोड़ा ध्यान रखे तो उसको तो अच्छा ही लगेगा, है ना। तो Irene responds with gratitude at first and then warmth, and old Jolyon wants to do still more for her। तो जो old Jolyon है वो भी चाहता है कि मैं भी बेचारी इसके लिए कुछ करूं, but it is a foresight more। Their relationship is still essentially one of possession, as kind as he is। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो जब ये मरता है ना, जब ये मर जाता है तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो है अपनी वसीयत में आयरिन के नाम भी छोड़कर जाता है। तो गाइज़ मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जो है ना इसको नेक्स्ट लेक्चर में करूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप वेट करिएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये नॉवल यहीं ख़त्म हो जाता है कि जो ओल्ड जोलियन है वो अपनी प्रॉपर्टी में उसको चाहता है कि मैं इसको भी कुछ दूँ। ही वॉन्ट्स टू परचेज हर ब्यूटी एंड प्रोटेक्ट हर विद मनी, और उसको चाहता है कि वो उसको थोड़ा धन दे दे ताकि उसकी लाइफ भी ठीक से गुजरती रहे। ठीक है, तो यहीं पर ये नॉवल, ये जो इंटरल्यूड है ये भी ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, तब तक इसको आप, इसमें जो कैरेक्टर हैं, इसकी जो स्टोरी है वो आप याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।